Good morning, everyone. Welcome back. So, today we are going to revise chapter 9 registration. In GST, registration is also online. So, most of the formalities in GST, including registration, are online. ऑनलाइन का ही जमाना है, अब ऑफलाइन का जमाना जा चुका है. सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन इन जीएसटी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस चैप्टर, सेक्शन 22 person liable for registration, section 24 compulsory registration in certain cases, section 23 person not liable for registration, section 25 procedure for registration. अब आपको याद कैसे रखना है पहले वो मैं बता देता हूं. सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अलावा जो सब सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, किसके? सेक्शन 22 के. तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अलावा सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. इसके अलावा सेक्शन 24 भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. ओके, इसमें थ्रेशोल्ड हम लोग नहीं देखेंगे. ओके, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 23 क्या बोलता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. कब नहीं लेना वो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे बाद में. ओके, तो सेक्शन 23 क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. सेक्शन 25 क्या बोलता है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 22 और 24 तो उसका प्रोसेस क्या है वो सेक्शन 25 हमको बताता है. प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हमको सेक्शन 25 बताता है. ठीक है. इसके अलावा जो सेक्शन 26 है वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की, भाई आपने जीएसटी में लिया तो एचजीएसटी में माना जाएगा. ठीक है, वो डीमिंग प्रोविजन नॉर्मली जीएसटी लॉ के अंदर आप देखोगे. सेक्शन 27 अब सीटीपी एनआरटीपी से रिलेटेड स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है, वो सेक्शन 27 के अंदर. फिर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो रजिस्ट्रेशन के समय आपने डिटेल फर्निश की, या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपने एक बार उसको मॉडिफाई किया या बाद में अमेंडमेंट किया, उसके बाद वापस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28. रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, एक तो पहला तरीका कि टैक्स पेयर खुद करवाए. ठीक है, उसने बिजनेस बंद कर दिया, जरूरत नहीं है, या उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर वो कम हो गया, नाउ नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए जाता है. या फिर ऑफिसर कैंसिल कर देता है. रिटर्न विटर्न बंदा फाइल नहीं करता या बिजनेस ही नहीं करता तो ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है. तो सेक्शन 29 अलोंग विथ रूल वी आर गोइंग टू सी. एंड फाइनली अगर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो सेक्शन 30 बेसिकली राइट देता है किसको? टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किया गया है, कि वो रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकता है. ये कब एप्लीकेबल होगा? जब ऑफिसर ने कैंसिल किया है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है याद करने का तरीका कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अलावा सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 एंड सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. और अगर इफ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड तो उसको क्या फॉलो करना है, प्रोसीजर कौन से फॉलो करने हैं, वो सेक्शन 25 में लिखा हुआ है अलोंग विथ रूल्स वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, और किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है वो किसके अंदर है? सेक्शन 23 के अंदर. फिर सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी एनआरटीपी. रजिस्ट्रेशन ले लिया, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, सेक्शन 28 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. हालांकि सेक्शन लिखने के नंबर नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना इससे आप अगर सेक्शन याद रखोगे तो रिटेन करना इजी होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो, खिचड़ी बन जाती है. चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22. तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अलावा सब सेक्शन 2, 3, 4, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 एंड सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. तो जो केवल थ्रेशोल्ड है, जो बंदे को थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता है, वो कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 22 सब सेक्शन 1. कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 22 सब सेक्शन 1. तो ये क्या थ्रेशोल्ड बेनिफिट देता है? सब सेक्शन 1 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख. तो आपको क्या याद रखना, मैंने नीचे टेबल बनाई हुई है. पहले सबके लिए जो नॉर्मल लिमिट है वो क्या है? 10 लाख 20 लाख रुपीज. क्या है? 10 लाख 20 लाख, चाहे वो सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है. ठीक है, 10 लाख 20 लाख रुपीज है. लेकिन किंतु परंतु बाद में काफी रिप्रेजेंटेशन हुए और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कोई बंदा अगर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है, एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है और स्टेट अगर हाँ भरता है तो, क्योंकि स्टेट को पावर दिया गया सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो इन स्टेट के अलावा
जैसे यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड 20 लाख लिमिट है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, यहाँ 10 लाख है। इनके अलावा जो भी स्टेट बच गई या यूनियन टेरिटरी बच गई उनके लिए एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की लिमिट क्या है, 40 लाख। यानी कि कोई किराने की दुकान वाला, उसका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीस तक है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सच किराना की दुकान वाला, सच प्रोविजन स्टोर इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब सब एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है, लेकिन किंतु परंतु इसमें बोला कि कुछ सप्लायर ऑफ गुड्स है उसको हम निकाल फेंकते बाहर। तो अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है तो भी उनके ऊपर 40 लाख की लिमिट उनको नहीं मिलेगी। जैसे कि पान मसाला, एडिटेड वाटर, तो ये कंपोजिशन स्कीम में याद किया था ना, वैसे जैसे कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट है, यहां भी है फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स। तो ये पहले 90% वगैरह था फ्लाई एश के साथ में, वो इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सब्स्टिट्यूशन, यहां भी है। तो इनको यही लिमिट मिलेगी अगर ये एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ, जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम हो, ठीक है, आइसक्रीम हो तो आपको नहीं मिलेगी लिमिट, एडिशनल लिमिट नहीं मिलेगी। ओके, तो इनके अलावा बाकी लोगों को मिल जाएगी। ओके, इनके अलावा बाकी लोगों को मिल जाएगी। तो सर्विसेज वाले उनके लिए क्या लिमिट होगी, 10 लाख, 20 लाख। अगर कोई गुड्स भी सप्लाई करता, सर्विसेज भी सप्लाई करता, तो उनके लिए लिमिट क्या होगी, 10 लाख, 20 लाख होगी। ओके, केवल एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है उसके लिए लिमिट 40 लाख होगी इन स्टेट के अलावा। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रॉब्लम तो है लेकिन याद करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना ये एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है जो, लेकिन कोई सप्लायर 1 रुपए का भी अगर टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो सेक्शन 24 क्या बोलता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो फिर 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, स्वाहा हो जाएगी ये लिमिट। ठीक है, तो यानी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स जो रहा है लेकिन वो इंटर स्टेट ही करता है। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक एग्जाम सप्लाई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई करता है 1 रुपए की भी तो क्या होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। किसकी वजह से, सेक्शन 24 की वजह से। ठीक है, क्लियर। तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट देता है। अब एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में एक बात मैं बताना भूल गया कि बेचारे किराने की दुकान वाला, छोटा दुकानदार है, थोड़ा एक्सेस पैसा उसके पास रहता है कभी कभी, ठीक है, कैश का धंधा है, तो वो बैंक के अंदर जमा करा देता है, बैंक के अंदर जमा कराता है, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराता है या फिक्स डिपॉजिट कराता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो अब आप बोलोगे सर सप्लायर तो वो हो गया जिसको इनकम होती है, आपने बार बार बोला, हाँ भाई बाकायदा उसका सप्लायर हो गया। तो मान लीजिए उसकी 39,50,000 सप्लाई ऑफ गुड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर, हम लोग क्या देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए की उसकी इंटरेस्ट इनकम है। अब बेचारा 40,50,000 हो गया, तो अब लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ नहीं हुआ, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 एक प्रोविजो है उसके अंदर, ठीक है, प्रोविजो के बाद में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन ए पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ extending deposit loans or advances in so far as the consideration represented by way of interest or discount। तो मैंने थोड़ा कंफ्यूजन वाला लिया है एग्जाम्पल, तो इस मामले में ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर लेना है कि नहीं लेना है, तो इसमें 1 लाख हम माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो वापस पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, क्योंकि यहां गलती होती है इसलिए मैंने खास तौर पे ये एग्जांपल लिया, थोड़ा ट्विस्टेड एग्जांपल। ए पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। तो यहां हम इसको माइनस नहीं करेंगे, ये जो एक्सप्लेनेशन है जो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर कौन सा प्रोविजो के बाद दिया हुआ, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो के बाद में जो दिया गया एक्सप्लेनेशन, तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो के बाद बेसिकली एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो क्या बताता है कि भाई आप अगर कोई जैसे किराने की दुकान वाला, उसने जो उसके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो था उसने डिपॉजिट कर दिया सेविंग बैंक अकाउंट में या मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करवा ली, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, अब इंटरेस्ट क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो अभी हमने क्या बोला कि भाई 40 लाख के मामले में हमको क्या देखना है भाई,
हमको देखना है कि वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है कि नहीं है, ठीक है। अब उसने सर्विसेज रेंडर कर दी, इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, तो उसको मतलब फिर ये थ्रेशोल्ड मिलनी चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन बोलता है कि भाई अगर उसको ये इंटरेस्ट इनकम मिली है, लोन्स एंड एडवांस एंड इंटरेस्ट या डिस्काउंट आपको मैंने समझाया हुआ है, तो भी वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, यानी कि वो बंदा किराने की दुकान वाला ही कैन एंजॉय 40 लाख लिमिट। लेकिन 40 लाख लिमिट तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 1 लाख रुपीज अगर शामिल कर तो 40,50,000, यानी इस किराने की दुकान वाले को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम ये माइनस नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर करेंगे, और उसके बाद अगर 40 लाख रुपीज रहता है तो बंदा को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, अदरवाइज ही हैज टू टेक। तो अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज करके बोलूं 38,50,000 और उसकी 1,25,000 इंटरेस्ट इनकम तो 3975, तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना इफ ही इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। तो इंटरेस्ट इनकम होने की वजह से क्या होता था कि ये पहले माना जाता था कि भाई ये तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी है, तो थ्रेशोल्ड कम हो जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अगर भाई इंटरेस्ट इनकम है तो कोई बात नहीं, इसको एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन किंतु परंतु जो स्टूडेंट है वो मैंने देखा है काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर ये तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो ये कंसीडर करना है। अब इस मामले में इसका एग्रीगेट टर्न ऑफ 40,50,000 होगा और इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। ये केवल एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा नहीं होगा, इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं बोलता कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप इंटरेस्ट डिस्काउंट शामिल ही नहीं करोगे, तो आप शामिल करोगे। एग्रीगेट टर्नओवर की इन्होंने डेफिनेशन मॉडिफाई नहीं की है, कंपोजिशन स्कीम में की है, इधर नहीं की है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो ये सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 है। इसमें आपको याद रखना थ्रेशोल्ड है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट वो आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका, इन दोनों मामलों में तो चारों ने, ये जो चारों स्टेट है इन्होंने तो 10 लाख ही रखा, चाहे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हो या एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। इनके केवल 20 लाख हो जाता है इधर, ठीक है, और यहाँ 40 लाख है। बाकी तो इधर तो बहुत सिंपल, ऑल अदर यूनियन टेरिटरी, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये मैंने कंपोजिशन स्कीम के लिए वापस आपको डाला है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 वाली स्कीम के लिए, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 एक वाले में तो 50 लाख रुपीज है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी कितना है 50 लाख रुपीज। तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 विच गिव थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सब सेक्शन 2 क्या है, बहुत ही सिंपल है कि भाई जीएसटी रिजाइम आने के पहले कोई सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड था, या फिर वीएटी में रजिस्टर्ड था, तो प्रीवियस रिजाइम के अंदर रजिस्टर्ड था, तो उनके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे उसका टर्नओवर 1 लाख रुपए इस साल का क्यों नहीं रहा हो। तो ये 2017 के पहले की बात है। Now subsection 3, where a business carried out by a taxable person registered under this act is transfer. टैक्सेबल पर्सन की क्या डेफिनेशन है, रिकलेक्ट करो जो हमने जब चैप्टर 1 रिवाइज किया था। टैक्सेबल पर्सन इक्वल टू रजिस्टर्ड पर्सन प्लस पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर। अब लायबल टू बी रजिस्टर किस में होगा, सेक्शन 22 या 24 के अंदर, ठीक है। तो टैक्सेबल पर्सन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन शामिल है प्लस पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड शामिल है। रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर कौन शामिल होता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, लेकिन इसमें यूआईएन वाले शामिल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये याद आ गया। तो टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए उसने बेच दिया, जो भी किया, ठीक है, अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज, तो जो नया ट्रांसफर है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। सब सेक्शन 4 किसके लिए, भाई नोट विथ एनीथिंग कंटेन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू ओवर रूल, ओके, प्रीवेल ओवर सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या देता है, थ्रेशोल्ड लिमिट देता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट, एमालगमेशन, हुआ है या डीमर्जर हुआ है, तो जो ट्रांसफर है वो भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। कब से रजिस्टर होगा, ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द आरओसी बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ओके, तो ये जो 3 है ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सॉरी ये ऊपर वाला नहीं, सब सेक्शन 2, 3, 4, और ये
जो सब सेक्शन 1 है ये लिमिट देता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की, आपको याद रखना है। अब एक बात आती है कि सर एग्रीगेट टर्नओवर में एजेंट का क्या शामिल होगा? एजेंट का टर्नओवर हम शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कैसे करेंगे कंसीडर? तो बहुत ही सिंपल है कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख हम लोग जब कंसीडर कर लेंगे, मान लिया प्रिंसिपल एजेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एजेंट है कौन। अगर एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो एग्रीगेट टर्नओवर में उसके शामिल होगा। अगर वो केवल फैसिलिटेट कर रहा है तो उसका टर्नओवर नहीं है। ऐसे जॉब वर्कर का जो जॉब वर्कर क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो जो सर्विसेज के लिए जो उसको इनकम होती है वो तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, लेकिन वो जो जॉब वर्क करके वापस जो मटेरियल बेचता है वो उसका टर्नओवर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 1 साल 3 साल के अंदर, याद है जो पिछले चैप्टर में हमने रिवाइज किया इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 19, ठीक है, अगर वो सप्लाई मान ली गई है, बाद में जॉब वर्कर उसको वापस भेजता तो वो किसका टर्नओवर होगा? जॉब वर्कर का। ठीक है, तो यही आपको चीजें याद रखनी है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर अगर किसी बंदे की प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि 10 लाख होगा कि 20 लाख होगा, क्या होगा? तो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होगा तो थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का रहेगा वो होगा। तो मान लीजिए किसी की बॉम्बे में है, पुणे के अंदर है शॉप, और एक शॉप मणिपुर के अंदर भी है, तो थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईसीआई का, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अभी बता भी रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 13, उडर एंटरप्राइज इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। इट आल्सो सप्लाई अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, तो अब इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा? 40 लाख होगा कि 10 लाख हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम लोग सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 उसके बाद में जो बताया गया, हम लोग सेक्शन 22 के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया उसके हिसाब से तो ये 10 लाख हो जाना चाहिए। तो आईसीआई क्या बोलता है कि भाई नागालैंड से वो जो सप्लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक्सक्लूसिवली सच पर्सन इज सप्लाइंग अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसका थ्रेशोल्ड कम नहीं होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड कम नहीं होगा, लेकिन इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या? 34 लाख प्लस 8 लाख, तो कितना हो गया? 42 लाख। सो पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम वेयर? महाराष्ट्र। Okay, liable to be registered from Maharashtra. He is not supposed to take registration in Nagaland because Nagaland में क्या है? He is supplying from Nagaland alcohol liquor for human consumption, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो ऐसे भी कोई टैक्स तो पे करने वाला नहीं है, न इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, कहाँ से है। तो हमने 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ये सब की बात की, तो जहां से बंदा टैक्सेबल सप्लाई करता है वहां बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जहां से टैक्सेबल सप्लाई करता है तो एग्रीगेट टर्नओवर जो हम देखेंगे 10, 20, 40 लाख का, वो सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी का मिला के देखेंगे। याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया के लिए होता है। अब मान लीजिए किसी बंदे का जगह जगह है, मुंबई में भी है ऑफिस या शॉप है, राजस्थान में भी है, दिल्ली के अंदर भी है, लेकिन मुंबई राजस्थान से तो वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, लेकिन दिल्ली से 100% एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करता है। तो दिल्ली के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 क्लियरली से टैक्सेबल सप्लाई, वहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है नहीं, वहां से वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है। और आप लॉजिकली सोचो, एग्जाम सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ वो रेवेन्यू देने वाला नहीं है, उसको भी कुछ फायदा नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ठीक है, तो जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उधर से ही ले। ठीक है, तो उसकी 2 दुकानें जो मुंबई में, राजस्थान में, वो तो टैक्सेबल सप्लाई भी करती है, चाहे वो 1 रुपए भी करो, उसको लेना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली वाली को नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल वापस आपको समझा दूं, मान लीजिए मुंबई से वो सप्लाई करता है 10 लाख रुपीज की। अब 10 लाख के अंदर 9,99,999 है एग्जम्प्ट, 1 रुपीज है टैक्सेबल। बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब इस बंदे की जयपुर के अंदर भी है, जयपुर के अंदर है 30 लाख। ठीक है, 30 लाख में भी मान लीजिए 39 लाख तो है, सॉरी 29 लाख तो है,
एग्जम्प्ट और 1 लेगा केवल टैक्सेबल। दिल्ली वाली के अंदर जो 10 लाख का टर्नओवर है वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जम्प्ट है। तो अब इसका एग्रीगेट टर्नओवर तो 50 लाख हो गया, तो ये बंदा लायबल टू बी रजिस्टर, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर तो हम पूरे इंडिया पे बेसिस पे देंगे। अब आप बोलोगे सर कहां से लेना, दिल्ली में 100%, एक्सक्लूसिव का मतलब हमेशा ध्यान रखना 100%, तो यहां से इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ले तो उसकी इच्छा है, लेकिन फॉर्मेलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी इससे कुछ नहीं मिलना, ठीक है। जयपुर वाली को क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपए की करे, कोई रेशियो वेशियो कुछ नहीं देखना, 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इधर राजस्थान के अंदर। यहाँ 1 रुपए की है केवल, तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट 1 रुपए के ऊपर तो टैक्स वसूल करेगी ना, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखना। चलिए फिर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सो रिमेंबर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 क्या देता है, थ्रेशोल्ड देता है, बाकी सब सेक्शन 2, 3, 4 तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। तो इसलिए सेक्शन 24 इज ओनली गोइंग टू प्रिवेल ओवर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, यानी बंदा थ्रेशोल्ड एंजॉय नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता, व्हेन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, चाहे वो 1 रुपए की भी करता हो, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए किसी बंदे का 10 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, 9,99,999 इंट्रास्टेट सप्लाई है, ठीक है। केवल 1 रुपए की वो क्या करता है, 1 रुपए की वो टैक्सेबल सप्लाई कर देता है जो इंटरस्टेट है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये टैक्सेबल सप्लाई भी होती है तो इसके ऊपर भी टैक्स लग गया। अगर ये 1 रुपए की सप्लाई नहीं करता तो ये थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकता था, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इसके हम लोग साथ में, अब इसमें क्या लिखा हुआ, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इसमें सेग्रीगेट नहीं किया गया गुड्स या सर्विसेज या दोनों, यानी गुड्स वाले को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज वालों को भी है, लेकिन किंतु परंतु गवर्नमेंट ने बाद में इनको रिलैक्सेशन दे दिया, ये नोटिफिकेशन इश्यू किया और बोला जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है दे कैन एंजॉय द थ्रेशोल्ड। सो अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो टैक्सेबल सप्लाई इंटर स्टेट करते हैं तो भी वो थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन गुड्स के सप्लायर नहीं कर सकते, गुड्स के सप्लायर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एक नोटिफिकेशन और इश्यू किया गया है, इसके अंदर बोला गया है कि भैया बंदा अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, लेकिन किस चीज की कर रहा है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स या जो हैंडमेड आइटम होता है, ठीक है, इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से गुड्स होते हैं, तो अगर वो करता है तो वो एंजॉय कर सकता है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो सप्लायर ऑफ गुड्स है, लेकिन अगर ये सप्लाई जाए तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय कर सकता है, बशर्ते कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली पैन नंबर है उसके पास और उसको ई वे बिल कंपलसरी जनरेट करना पड़ता है। ओके, तो ई वे प्रोविजन के ई वे बिल के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसको कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो अब वापस जाते हैं सेक्शन 24 के अंदर। तो क्लोज जो 1 है वो क्या बोलता है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई की जाती है, तो चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, दोनों की में से किसी की भी हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन नोटिफिकेशन इशू करके क्या बोला गया कि भाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है इंटरस्टेट, तो ऐसे सप्लायर ऑफ सर्विसेज कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट। और अगर सप्लायर ऑफ गुड्स भी है इंटरस्टेट, अगर वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह सप्लाई करता है इंटरस्टेट जो टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, तो वो बंदा भी एंजॉय कर सकता है थ्रेशोल्ड। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें टर्म यूज किया गया टैक्सेबल सप्लाई। तो मान लीजिए हम वापस एग्जांपल लेते हैं, 9,99,000 इंट्रा स्टेट है, ठीक है, ये टैक्सेबल सप्लाई है, 1 रुपए की एग्जाम सप्लाई की गई इंटर स्टेट, ठीक है, ये है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 9,99,999 और 1 रुपीज की एग्जाम इंटर स्टेट सप्लाई की गई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना, क्योंकि इसमें टर्म यूज किया गया है टैक्सेबल। तो इसने जो इंटर स्टेट की है वो किसकी की है, एग्जाम सप्लाई, तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो अगर 1 रुपए की इंटर स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए की इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है लेकिन वो टैक्सेबल है, तभी इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर वो हैंडीक्राफ्ट है तो ये थ्रेशोल्ड
एंजॉय कर सकता है। फिर सीटीपी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अब सीटीपी को भी इन्होंने इधर ये जो सेम नीचे दिया है वहां यहां भी इनको दे दिया कि भाई हैंडीक्राफ्ट ये सब में है तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सीटीपी कहीं और किसी और गुड्स में डील करता है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है। फिर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो जिसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी है, चाहे वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की वजह से हो या सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की वजह से हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसमें याद रखना, आपको एक बात याद रखनी है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, लेकिन किंतु परंतु अगर वो एग्जाम सप्लाई है, चैप्टर 4 के अंदर हमने इंटरलिंकिंग की थी ना, तो एग्जाम सप्लाई है तो मैंने क्या बोला था कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी ही नहीं। अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी एक्चुअल में नहीं है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी एक्चुअल में है तो फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लायबिलिटी पे करने के लिए तो बेचारे को लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया, इसका एग्रीगेट टर्नओवर केवल बेचारे का 5 लाख रुपया है, लेकिन इसके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है एक रेसिपिएंट के ऊपर, तो इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया, तो जो इसकी आउटवर्ड सप्लाई होगी इसके ऊपर भी इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, ये किसके लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक्चुअल सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, जो नोटिफाइड है ना वो सर्विसेज, स्विगी, जोमेटो, उबेर, ओला वगैरह वगैरह, मेक माई ट्रिप, ऐसा जो हमने अर्बन कंपनी सब देखे थे वो 4। ठीक है। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर की टीसीएस की लायबिलिटी, तो दोनों तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले की भी और सेक्शन 52 वाले की भी, जिसके ऊपर टीसीएस की कलेक्ट करने की लायबिलिटी, दोनों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है। तो याद करने का सिंपल तरीका है एनआरटीपी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ओके। अगर इधर भी टर्म यूज किया गया टैक्सेबल सप्लाई, तो अगर एनआरटीपी एग्जाम सप्लाई करता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एमसीक्यू आएगा तो ध्यान रखना। टीडीएस की जो लायबिलिटी है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ओके। इसके अलावा पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो प्रिंसिपल एजेंट वाला याद है ना, तो एजेंट को, अगर एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर वो फैसिलिटेट करता है सो सच एजेंट कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय सीबीआईसी। आईएसडी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी है उसके थ्रू जो बंदा सप्लाई करता है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन इशू करके गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, ओके, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, वो अगर ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिसके ऊपर सेक्शन 52 टीसीएस की लायबिलिटी है उसके थ्रू सप्लाई करता है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकता है, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड। ओके। यहां भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिसके ऊपर सेक्शन 52 एप्लीकेबल है या टीसीएस की लायबिलिटी है उसके थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। फिर ओआईडीआर सर्विसेज गूगल प्रोवाइड करता है, भले यूएस से प्रोवाइड करे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। और याद कर लो कि ओआईडीआर सर्विसेज गूगल प्रोवाइड करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो फॉरवर्ड चार्ज है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को करे तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है। फिर सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज में भी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट कि इनके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, तो सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 गिव थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अब सेक्शन 23 बोलता है भाई नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। कौन है ऐसे बंदे जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। जिनके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, एग्जाम सप्लाई करते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, उनसे टैक्स तो मिलने वाला नहीं है ना, ऐसे बंदों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट अपना काम नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो फिर रिटर्न फाइल करेगा, फिर एक ऑफिसर चेक करेगा, तो इससे अच्छा क्यों तो अपना खुद का काम बढ़ाए, क्यों उस बंदे का बढ़ाए, उससे टैक्स तो मिलना नहीं है।
और उस बंदे को भी कोई फायदा होने वाला नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो बोला कि भाई तू एक्सक्लूसिवली अगर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ जो लायबल टू टैक्स नहीं है, नॉट लायबल टू टैक्स यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई या होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स यानी टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो नो नीड टू टैक्स रजिस्ट्रेशन। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पेट्रोल पंप है, उसका टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए, उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए, उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना अगर वो पेट्रोल डीजल बेचता है। लेकिन किंतु परंतु उस पेट्रोल पंप ने क्या किया, किसी साल के अंदर, ठीक है, 1 रुपए का, केवल मैं एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझने में इजी रहे, 1 रुपए का इंजन ऑयल बेच दिया। नाउ इंजन ऑयल इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो क्या वो एक्सक्लूसिव होगा? नहीं होगा। अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 1 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी के ऊपर तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सक्लूसिव मींस 100%, नॉट इवन 99.99%। एक बार है, बियर बार है, ठीक है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, मस्त दारू वारू बेचता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेचो ना यार, किसी ने मना थोड़ी ना किया है, तो 100 करोड़ की उसकी सेल एग्रीगेट टर्नओवर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सक्लूसिवली वो रम विस्की ये सब बेचता है, बियर बेचता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना। लेकिन उसके पास ग्राहक आते हैं कि हमको चखना चाहिए। चखना क्या होता है सर? वो काजू वाजू होते हैं ना, काजू नमकीन वमकीन, तो बोले वो चाहिए, तो बोला ठीक है भाई हम सप्लाई करेंगे, तो उसने सप्लाई कर दी। 1 साल के अंदर बेचारा एक जो कस्टमर था उसके पीछे पड़ गया, तो उसने रेगुलर कस्टमर था तो उसने 100 रुपीज की उसको सप्लाई कर दी, काजू दे दिए। चलो काजू का एग्जांपल नहीं लेते, अपन बोलते हैं वो हल्दीराम के नमकीन दे दिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर तो इसका ऐसे ही ज्यादा था, लेकिन अब वो एक्सक्लूसिव नहीं रहा। 100 करोड़ में से केवल 100 रुपीज का जो उसका टर्नओवर था वो किससे रिलेटेड था? हल्दीराम के नमकीन से रिलेटेड, विच इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, टैक्सेबल सप्लाई। आ जाओ भैया ले लो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इतने एक्सट्रीम एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। एग्रीकल्चर इज टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेट करोगे क्रॉप आएगी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फार्मर होशियार था, उसने क्या क्या किया, मैं जमीन के हाईवे के ऊपर जमीन है, मैं किराने की शॉप खोल लेता हूं या चाय की दुकान खोल लेता हूं, या कर्ड ये सब जो होती है, मतलब आजकल जो पैकेट वाला कर्ड है ना उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, पहले नहीं लगता था, 18 जुलाई के बाद शायद लगने लग गया पिछले साल, तो वो बेचने लग जाता हूं, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं रहा, ठीक है। उसका 40 लाख से ऊपर मान लो 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट है, ओके, उसके ऊपर अब उसका टर्नओवर है, तो 200 रुपए की बेच दी उसने कर्ड ब्रांडेड, लग गया टैक्स। किसके ऊपर लगा? कर्ड के ऊपर लगेगा, बाकी के ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। अधिकतर आइटम क्रॉप वाले एग्जम्प्ट ही है, लेकिन किंतु परंतु उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रहा है, तो उसको अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया। इसमें उन्होंने नोटिफाई भी किया, किसको नोटिफाई कर दिया भाई? रिवर्स चार्ज, तो एक जीटीए है, एक बेचारा जीटीए है, वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं करता, तो उसकी जो भी सप्लाई है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी जो पर्सन है या अनस्पेसिफाइड को है तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। चैप्टर 4 याद आ गया ना, मैं रिवाइज करवाते जा रहा हूं। तो अगर वो सप्लाई करता है तो क्या होगा? उसको तो टैक्स पे करना नहीं है, रेसिपिएंट को पे करना है, तो रेसिपिएंट को पे करना, तो वो रजिस्ट्रेशन लेके क्या उखाड़ेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित जैन ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में बोला एग्जाम सप्लाई को नहीं मिलता, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई, जिसमें बोलता है कि अगर सप्लायर की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी यानी वो टैक्स पे नहीं करेगा तो वो एग्जाम सप्लाई है, तो जीटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब तू क्या करेगा, ना तो टैक्स पे करेगा ना तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो तू रजिस्ट्रेशन भी मत ले, तू रजिस्ट्रेशन मत ले। ओके, समझ गए? सेक्शन 22, 23, 24। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने प्रेस रिलीज भी किया, ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको एग्रीकल्चर सर्विसेज जैसे कमीशन एजेंट है सबका तो बता दिया, तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 याद रखना आपको। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग या एनिमल हस्बेंड्री ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। तो केवल अगर ये प्रोवाइड करता है, मान लीजिए अपनी फार्म लैंड भी देता है रेंट पे, तो वो एग्जाम्प्ट है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक्सक्लूसिवली, याद रखना ये टर्म। फिर अब सेक्शन 22 या 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 23 तो बोलता है रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो सेक्शन 22 या 24 में रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 25 बोलता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सब सेक्शन 1 बोलता है कि भाई हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सब सेक्शन 22 और 24 shall apply for registration in every such state or union territory which he is so liable within 30 days from the date on which he become liable for registration। तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन से वो लायबल हुआ उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से करना है जहां जहां से वो लायबल है। यानी हमारे एग्जाम्पल में पहले देखा था दिल्ली के अंदर बंदा लायबल नहीं है तो यहां से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से करना पड़ेगा। कितने दिन में करना है? 30 डेज में करना है। अगर बंदा 30 डेज में नहीं करे तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आता है, सर 30 डेज में नहीं किया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट टैक्स छोड़ेगी क्या? गवर्नमेंट जब लायबल टू बी रजिस्टर उस डेट से टैक्स तो ले लेगी। तो मान लीजिए कोई बंदा 1 मई से लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, ठीक है, 1 मई से उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। बंदे ने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, बंदे ने अप्लाई किया 21 जुलाई को, मजे करो अब, 21 जुलाई को अप्लाई किया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की। तो अब इसको क्या 1 मई से टैक्स तो पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। अब अगर अपन इसको इंटरलिंक करें तो ये रजिस्टर्ड कब कहलाएगा? जब इसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देंगे। अगर ये 30 दिन में अप्लाई करेगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर इसने टाइम पे अप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा कि भाई जिस दिन से ये लायबल हो उस दिन से मानी जाएगी। तो मान लो अगर ये 15 मई को अप्लाई करता तो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होती है? 1 मई। यानी ये जब भी इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है इसको क्या कहलाएगा? ये 1 मई से रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। अब इसके बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है? एक तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन रहा, जब इसके स्टॉक बच गया तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज है, याद कर लो, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो 1 मई से अगर इसने जो भी परचेजिंग की इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। अगर ये रजिस्ट्रेशन के लिए बाद में अप्लाई करता है तो जब इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन से ये रजिस्टर कहलाएगा। इसको लायबिलिटी तो 1 मई से पे करनी पड़ेगी लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट केवल रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है, इसके अलावा ये पास ऑन भी नहीं कर सकता। तो घाटा ही घाटा है टाइम पे अप्लाई नहीं करने का, ठीक है। तो जो बंदे को भी अप्लाई करना है भैया टाइम पे 30 डेज में अप्लाई कर दो, ओके। किस किस स्टेट यूनियन टेरिटरी से करना है? बेसिकली जहां से टैक्सेबल अप्लाई कर दो, ओके, वहां से। सीटीपी एनआरटीपी को 5 दिन पहले, क्योंकि इनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 5 दिन पहले एटलीस्ट उनको अप्लाई करना है। अब बंदे को कितना रजिस्ट्रेशन लेना है एक स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर? तो मान लीजिए एक बंदे की मुंबई में शॉप है, पुणे की में शॉप है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना है कि 2 लेने हैं? तो ये बोलते हैं कि भैया एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेशन लेना है, उसकी चॉइस है, वो चाहे तो एक स्टेट के अंदर अगर 2 अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, नहीं तो एक तो लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन 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 मुंबई वाली नॉर्मल यूनिट है और पुणे वाली एससीजेड है, तो कंपलसरी इसको एससीजेड के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कराएंगे। अब टेरिटरी वाटर में अगर बंदा उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, टेरिटरी वाटर कहां तक होता है? 12 नॉटिकल माइल, तो वो नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेगा। तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इसको मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसके पास ऑप्शन है कि ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, इसकी चॉइस है, कंपल्सन नहीं है। तो मुंबई पुणे के अंदर सेपरेट है, एक मुंबई में शॉप है, एक पुणे के अंदर शॉप है, तो ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एक शॉप है मुंबई के अंदर, उसमें ये 2 एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही है, ये मान लीजिए प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको दुकान मान लीजिए, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, एक बीच में एक डिवाइडर लगा दिया और बोला कि भैया ये तो रेडीमेड की दुकान है और ये कोचिंग की दुकान है, तो क्या अब ये 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता? नहीं ले सकता, प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या आपस में? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि रेडीमेड का कोचिंग में नहीं ले सकते? ले सकते हो, बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सस डेवलप करने की जीएसटी में जरूरत नहीं है, ओके। तो ऑप्शन इसके पास कब होगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन का? जब अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर मान लीजिए इसने अलग
रजिस्ट्रेशन ले लिया, अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो मुंबई पुणे वाले क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। अब इसका क्या रेलिवेंस है कि अगर मुंबई से स्टॉक ट्रांसफर होगा, इसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो सप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो ये सप्लाई हो जाएगा और रिटर्न की फॉर्मेलिटी है सब तो अलग अलग होगी। अगर मान लीजिए पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन है, बाद में इसने अलग रजिस्ट्रेशन लिया, तो अनयूटिलाइज आईटीसी रहेगा ना। सेक्शन 18 हमने देखा था पिछले चैप्टर के अंदर, कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे आप अनयूटिलाइज आईटीसी को अलग अलग करोगे मुंबई पुणे के बीच में। देखो मैं बार बार आपको पीछे इंटरलिंक करते जा रहा हूं जिससे कि आपकी गड़बड़ नहीं हो। क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड आता तो आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको याद रखना है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी बंदा ले सकता है। मोदी जी का भाषण सुना और बोला यार मेरे को तो कंट्रीब्यूट करना है, कर दे भाई कंट्रीब्यूट, ले ले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तेरे ऊपर वैसे लॉ एप्लीकेबल होंगे जैसे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर सबसेक्शन 4 बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है कि भैया आपने, आपके पास ऑप्शन दिया है कि अगर आपके अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो एक स्टेट के अंदर। एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको एक लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अलग अलग नहीं लिया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां इसके पास शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, ठीक है। इसने एक ही रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, तीनों का देखो एक ही नंबर है, एक ही नंबर है। अब नंबर कैसे होता है याद रखना, याद कर लो कि ये रजिस्ट्रेशन का जो जीएसटीएन नंबर है ना उसका फॉर्मेट है। तो पहले वाला स्टेट कोड होता है, फिर 10 डिजिट क्या होता है, पैन नंबर जो इनकम टैक्स में इश्यू हुआ है, उसके बाद ये एंटिटी नंबर होता है। तो दिल्ली के अंदर मान लीजिए बंदे की 3 दुकानें हैं, तो पहली दुकान के लिए ये 1 होगा अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, सेकंड शॉप के लिए 2 हो जाएगा ये, और थर्ड शॉप के लिए 3 हो जाएगा, बाकी सेम नंबर रहेगा, ठीक है। तो अगर बंदे ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, उनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर होता है तो वो सप्लाई होगा। लेकिन अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे, सप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में शॉप है, एक ने रजिस्ट्रेशन लिया एक ने नहीं लिया क्योंकि एग्जाम सप्लाई करता है, ठीक है, तो वो हमेशा आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। तो राजस्थान वाला रजिस्टर्ड है, दिल्ली वाला अनरजिस्टर्ड है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। दोनों रजिस्टर्ड है तो वो तो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरत पड़ती है भैया, एक पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर देखो तो भाई फॉर्मेट के अंदर पैन नंबर मेन है, 15 डिजिट में 10 डिजिट तो पैन नंबर के है, तो कंपलसरी है पैन नंबर होना। कुछ कुछ मामलों में कंपलसरी नहीं है। वो क्या है कि भाई जैसे टीडीएस की लायबिलिटी है और बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना, तो आपको मालूम है ना इनकम टैक्स में 10 नंबर होता है, तो उसके बेसिस पे भी लिया जा सकता है। या एनआरटीपी के लिए कुछ छूट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एनआरटीपी के लिए भी बोला है कि भाई हो सकता है क्योंकि एनआरटीपी इंडिया के बाहर का है, तो उसके बाद जो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है सब उस कंट्री का, उसके बेसिस पे वो ले सकता है। अब रजिस्ट्रेशन लेना, अब गवर्नमेंट आपको मालूम है सब कुछ आधार नंबर से, आधार कार्ड से क्या कर रही है, लिंक कर रही है ना, लिंक कर दी ना। तो लिंक कर रही है तो इधर भी आधार कार्ड आ गया। तो सब सेक्शन 6A, 6B, 6C, 6D, ये 4 सबसेक्शन है जो आधार कार्ड के लिंकिंग के लिए है। तो पहले तो क्या हो गया कि भाई ये बाद में इन्होंने लेके आए, तो इसलिए जो पहले रजिस्टर्ड पर्सन है, जो पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने आधार कार्ड की डिटेल फर्निश नहीं की, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुमको हम टाइम फ्रेम बताएंगे, उसके बेसिस पे तुम उसी के अंदर तुमको क्या करना, आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना। और अगर आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं है तो गवर्नमेंट एक अल्टरनेट वायबल ऑप्शन देगी कि भाई इस वे में आपको ऑथेंटिकेट करवाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कर दिया, वो अभी बाद में देखेंगे। सब सेक्शन 6B के अंदर अब जो नया रजिस्ट्रेशन है तो एक इंडिविजुअल के लिए है, और एक सब सेक्शन 6C बोलता है कि अदर देन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की फर्म हो सकती है। तो अगर इंडिविजुअल है तो उसको भाई आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना अपना, या वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो आधार कार्ड है नहीं या मैं आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं करवाऊं, तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी अल्टरनेट एंड वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये इन्होंने रूल 9 के अंदर प्रेस्क्राइब कर दिया है। बोला कि भाई तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है ना, तो ऑफिसर क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का, उसके बाद में तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब 6C किसके लिए, कि इंडिविजुअल के अलावा कोई जीएसटी के लिए नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो अब मान लो एचयूएफ है, तो एचयूएफ के अंदर कौन देखेगा, कर्ता, तो कर्ता का आधार कार्ड होगा। ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर्स, किसके मामले में, पार्टनरशिप फर्म है सबके मामले में, तो उनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होगा। नहीं है तो अल्टरनेट वायबल ऑप्शन क्या है, वो
वही सेम फिजिकल वेरिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रेस्क्राइब किया कि भाई आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवा लो, तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन। तो याद रखना 6B 6C किसके लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, 6 है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वो है, और 6D क्या बोलता है कि भाई इनको आधार कार्ड एक्सेप्ट ऑथेंटिकेट नहीं करवाना। किनको किनको, अब भैया जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अब उनके पास आधार कार्ड कहां से होगा, ठीक है, तो उनको नहीं करवाना। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कभी चोर नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं करवाना। लोकल अथॉरिटी को नहीं करना, स्टेचुटरी बॉडी को नहीं करना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे MTNL BSNL इनको नहीं करवाना, ठीक है। ये चोर थोड़ी ना होंगी, प्राइवेट पर्सन ही चोर हो सकते हैं। ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 25, ये कौन सा भाई, UN एजेंसी ये सब जो अप्लाई करती है उनको भी नहीं करना, ठीक है। अब सब सेक्शन 7 NRTP, ठीक है, NRTP को भैया वो बोलते हैं अदर डॉक्यूमेंट पे भी कर देगा, क्योंकि सब सेक्शन 6 बोल रहा है पेन नंबर होना चाहिए, पेन नंबर जरूरी नहीं है, तो NRTP के लिए आगे उन्होंने नोटिफाई किया, जैसे TRS जो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपने देखा होगा इनकम टैक्स में, अगर वो है तो उसके बेसिस पे मिल जाएगा उसको। फिर सब सेक्शन 8 बोलता है कि बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है सेक्शन 20 to 24 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो क्या करेगा, ऑफिसर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कर देगा। बोलेगा भैया तू लायबल टू बी रजिस्टर, तेरा 1 करोड़ टर्नओवर है, लेकिन तू रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैं तेरे को छोड़ूंगा थोड़ी ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन पकड़ा देगा। अब रजिस्ट्रेशन वो पकड़ा देगा, उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ठीक है, हो सकता ऑफिसर मेरा गलत हो, तो तू अपील कर सकता है। तो रूल के अंदर अपील के प्रोविजन डाले हुए कि भाई जो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन किया है उसके अगेंस्ट में तू अपील कर सकता है। तो अपील करेगा तो अपील का ऑर्डर आ जाएगा, तो उसके बाद मान लो उसके फेवर में नहीं आया तो 30 डेज में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना, नहीं तो अगर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन हो गया तो 90 डेज में उसको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर सब सेक्शन 9 बोलता है UN एजेंसी है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई उन्होंने नोटिफाई किया कमिश्नर ने, तो उनको क्या करना है, उनको रिफंड ऑफ टैक्सेस के लिए ये बंदे सप्लाई नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कोई UN एम्बासी है, वो परचेजिंग करती है, स्टेशनरी लेती, तो उसके ऊपर GST लगता है। अब वो GST का क्या करेगी, उसके लिए तो कॉस्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ठीक है, यू पीपल कैन अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ टैक्सेस बिकॉज यू पीपल आर नॉट गोइंग टू डू एनी बिजनेस, सो यू कैन नॉट take the input tax credit benefit, so whatever taxes you paid to the supplier you claim the input tax, claim the refund। तो उसके लिए उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और याद रखना यूनिक आइडेंटिटी नंबर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में इनको शामिल नहीं किया गया है, ओके। तो यानी कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते क्या, नहीं ले सकते। ये इनका भी वेरिफिकेशन होगा एज प्रेस्क्राइब, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करके रखा रूल्स के अंदर, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इश्यू करेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ये अप्लाई किया है। और एक अच्छी बात इन्होंने GST के अंदर ये की है कि अगर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, ऑफिसर सोता रहता है, तो सिस्टम आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। तो टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए ऑफिसर के ऊपर भी रखा गया। चलो इसको समझते हम लोग। ये जो हमने देखा, इसके इधर देखते कहां गया वो, ये तो यहां सबसे पहले अब रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 20 to 24 के अंदर, कैसे लेगा, तो GST REG 01 बंदे को फाइल करना, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट A है, एक पार्ट B है। पार्ट A के अंदर क्या होगा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट सब वगैरह उसको डिटेल बनने। तो पैन नंबर ये लोग ऑटोमेटिकली CBDT के वेबसाइट से, डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई कर देंगे कि बंदे ने पैन नंबर सही डाला नहीं डाला है, नाम वाम सब बरोबर है जो इसने एप्लीकेशन में डाला पार्ट A में। मोबाइल नंबर, ईमेल आपको मालूम है, OTP भेजेंगे, आप OTP डालो, कंफर्म हो गया। तो अब ये आपकी डिटेल कंफर्म हो गई, तो फिर पार्ट B के अंदर आपको डिटेल फर्निश करनी है। तो पार्ट B बाद में आपको भरना है पूरी डिटेल, प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह वगैरह, क्या बिजनेस करते हो। तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा GST REG 02 के अंदर। अब मान लीजिए आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ऑफिसर बैठा रहा वेला, कुछ नहीं करेगा। अब आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया, ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो आधार कार्ड अगर ऑथेंटिकेट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 दिन के अंदर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज, रिमेंबर 7 वर्किंग डेज के अंदर कुछ नहीं करता, ना अप्रूव करता, ना रिजेक्ट करता, ना क्वेश्चन अगर उसको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए वो भी नहीं करता। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ
क्वेरी है तो वो क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा कि भाई मेरे को ये डिटेल चाहिए। अब डिटेल चाहिए, उसके 7 डेज में आपको रिप्लाई करना है। अब वो रिप्लाई से हो सकता है सेटिस्फाई हो चाहे नहीं हो, तो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, सेटिस्फाई है तो अप्रूव कर देगा, और बैठा रहता रिप्लाई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ लेता तो इग्नोर कर देता। तो अगेन इसमें 7 वर्किंग डेज का टाइम फ्रेम है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा। रिजेक्ट कर दिया तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। तो इन्होंने आपकी टाइम फ्रेम रखा है, लेकिन ये टाइम फ्रेम कब लागू होगा, जब आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन हुआ है। नहीं तो रूल 9 जो हम अभी आगे देखेंगे वो बोलता है, वो बेसिकली टाइम फ्रेम बताता है कि भाई अगर फिजिकल वेरिफिकेशन, आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उसके टाइम पीरियड 30 डेज सब वगैरह ये सब बताई हुई है। तो ये आपको एक बार याद रखनी पड़ेगी, ओके। तो उस मामले में क्या होगा, 30 डेज एप्लीकेशन सबमिट होने के फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। और ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ये रूल 25 के हिसाब से होगा, और रूल 25 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई वो फोटोग्राफ ये सब लेगा और उसके बाद वो डिटेल फर्निश करेगा ऑनलाइन, ओके। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 2 मामलों में रूल 25 एप्लीकेबल होता है। एक तो बंदे ने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं करवाया या उसका फेल हो गया, आधार कार्ड ही नहीं है जैसे, या आधार कार्ड जो ऑथेंटिकेट होना था उसका ओटीपी सब गलत आ रहा तो फेल हो गया, तो इस मामले में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। या मान लीजिए ऑफिसर को शक है, आधार कार्ड ये सब ऑथेंटिकेट हो गया लेकिन उसको शक है कि भाई साहब ये बिजनेस करता है कि नहीं करता उस प्लेस ऑफ बिजनेस से, तो उस मामले में भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है। तो चॉइस दी गई है, ठीक है। तो उस मामले में वो क्या करेगा, फिर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट सब लेगा और कॉमन पोर्टल में 15 वर्किंग डेज के अंदर अपलोड करेगा जब भी उसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ठीक है। चलो फिर रूल 8 क्या बोलता है बेसिकली कि बंदे को अप्लाई करना अपन ने देख लिया पार्ट ए पार्ट बी के अंदर। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ये याद रखना है कि अगर बंदे ने अप्लाई किया 30 डेज के अंदर तो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी जो वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जैसे फर्स्ट में अगर वो 15 मई को अप्लाई करता है लायबल टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट में से, तो फर्स्ट में इज गोइंग टू बी दी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, चाहे कभी भी सर्टिफिकेट इशू करे। लेकिन अगर वो 30 डेज के बाद में करता तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब भी सर्टिफिकेट इशू किया वो, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के मामले में भी जब भी उसको सर्टिफिकेट इशू किया गया तब, ओके। रूल 9 आधार कार्ड से रिलेटेड है, नहीं करवाया तो भैया फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, और ये टाइम फ्रेम भी बताता है 7 डेज है सब, जो अभी हमने चर्चा की। फिर रूल 10 बोला इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी आपको बताया 30 डेज में अप्लाई करता तो ये, नहीं तो अदरवाइज इफेक्टिव डेट इज गोइंग टू बी द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर रूल 10 है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, तो रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी है। अगर बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश नहीं की तो हम लोग आगे सेक्शन 29 अलोंग विद द रूल देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। कब करना है, एज सुन एज में भी, बट कब करना है इसको, इसका टाइम फ्रेम है not later than 45 days from the date of grant of registration or the date on which the return required under section 39 is due to be furnished, whichever is earlier, okay। फिर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की हमने डिस्कशन कर ही लिया, ठीक है, कौन करेगा वो भी मैंने आपको बता ही दिया। फिर रूल 11 सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो ले सकता है, और मान लीजिए अनयूटिलाइज आईटीसी है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे हम करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। टीडीएस टीसीएस, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब काफी बार क्या होता है, जैसे अमेजन है, अमेजन पूरे इंडिया में सप्लाई करता है, लेकिन मान लीजिए किसी स्टेट में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। मान लीजिए आसाम में अमेजन की प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर वो कैसे रजिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि आसाम में जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए उधर, तो नहीं है। तो इनके लिए रिलैक्सेशन दिया है कि भाई वो क्या कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल दे सकते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेट जैसे हमारे एग्जांपल में आसाम में वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। एनआरटीपी को जैसा मैंने आपको पहले बोला था, एनआरटीपी कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकता है कि भाई पैन नंबर तो नॉर्मली इनके पास होता नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो उधर की गवर्नमेंट जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से उसको रिकॉग्नाइज करती है उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। OIDR के लिए इन्होंने सिंप्लीफाई किया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनके लिए फॉर्म भी अलग किया है। अब CTP NRTP के लिए हमको पहले CTP NRTP का प्रोविजन देखना पड़ेगा, तो ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। UIN नंबर किसको होगा, जैसे UN एम्बासी उनको UIN नंबर होगा, और जो भी सर्टिफिकेशन मिला है उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कहाँ प्ले करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लस जो नेम बोर्ड होता है उधर भी एग्जिबिट करना कंपलसरी है, ओके।
चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 बहुत ही सिंपल, डिम रजिस्ट्रेशन कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है एचजीएसटी यूटीजीएसटी में तो ये माना जाएगा कि सीजीएसटी एक्ट में है, और अगर वहां रिजेक्ट किया गया है तो ये माना जाएगा कि यहां भी रिजेक्ट है। ये सिमिलर प्रोविजन एचजीएसटी यूटीजीएसटी में। अब सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सीटीपी एंड एनआरटीपी है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने अभी देखा था कि भाई सेक्शन 25 के अंदर कि एनआरटीपी सीटीपी को बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले मिनिमम अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्पररी बंदे भाग जाएंगे तो इसलिए इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए कि भाई 5 दिन पहले अप्लाई करो, तुम लोग एडवांस टैक्स भरो। ठीक है, तो इनको 5 दिन पहले अप्लाई करना है, और इनको मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 90 डेज के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए अप्लाई करेगा, या मैक्सिमम वो 90 डेज के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इनको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उसके बेसिस पे इनको एडवांस टैक्स जमा करना है। एडवांस टैक्स कैसे जमा करेंगे, अपनी सोचेंगे आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, इसके ऊपर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको लेके जो नेट लायबिलिटी होगी वो एडवांस टैक्स जमा करना है। जैसे 100 रुपीज की ये सोचते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई इतनी होगी, 50 रुपीज इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। अब एनआरटीपी के मामले में याद रखना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, केवल इंपोर्ट और गुड्स के मामले में ले सकता है, लेकिन सीटीपी सब पे ले सकता है। ठीक है, तो 50 रुपीज जो बच गए उसके ऊपर जो 50 रुपीज इनको एडवांस टैक्स जमा करना है, इनको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उसके साथ उस नंबर को यूज करके इनको जमा करना है। फर्दर ये 90 डेज के लिए मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फर्दर एक्सटेंशन भी ले सकते हैं 90 डेज के लिए, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वापस इनको एडवांस टैक्स जमा करना है। ओके, ठीक है, ये क्लियर है, ये सेक्शन 27 है। अब इसके अंदर कुछ क्लेरिफिकेशन आए हुए हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस नहीं किए थे, नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन प्लस जो क्लेरिफिकेशन वो भी देख लेते हैं। ये सर्कुलर है, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, सर्कुलर इश्यू हुआ है। तो इसमें सीबीआईसी ने क्या बोला है कि मान लीजिए जैसे अब प्रगति मैदान है दिल्ली में, उसमें कई एग्जीबिशन ऐसी होती है कि वो मोर देन 180 डेज के लिए चलती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, 90 डेज के लिए आपको पहले मिलेगा, उसके लिए आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 90 डेज, तो टोटल होता है 180 डेज। लेकिन कोई बंदा मान लीजिए 9 मंथ के लिए अप्लाई करना चाहता है, सीटीपी है प्रगति मैदान के अंदर, तो फिर वो सीटीपी के रूप में अप्लाई नहीं कर सकता, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा। अब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, तो एग्जीबिशन वाले का लेटर होगा कि भैया इसको हमने ये जगह अलॉट किया, इसने इसका किराया भर दिया, तो उस लेटर के बेसिस पे ये नॉर्मल बंदे के रूप में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और जब वो एग्जीबिशन मतलब 9 मंथ पीरियड खत्म होगा तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया। ठीक है, और इसके अलावा सीबीआईसी ने यह भी क्लेरिफाई कर दिया कि जब हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको माइनस करके इसको पे करना है। चलिए ये सेक्शन हो गया 25, 26, 27। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 28। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब क्या होगा, उस रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो आपने फर्निश की, मान लीजिए आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो जाती है, किराए की दुकान थी दूसरी दुकान ले ली, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हो जाते हैं, तो आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया उस समय डिटेल फर्निश की थी, अब उसमें डिटेल में चेंजेस है तो अमेंडमेंट हो गया, तो आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, कितने दिन में करना है, 15 डेज ऑफ सच चेंज। नॉर्मली बंदे करते नहीं है, उसमें भी क्या आता है, कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड किया, तो कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है जो चेंज हो गई है, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया है, या एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सीईओ इक्वलेंट है, तो इस मामले में इसको क्या बोलते हैं, कोर फील्ड चेंजेस। तो इस मामले में डायरेक्टली आपकी अप्रूव नहीं होगी, आप जब भी ये अप्लाई करोगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में तो ऑफिसर के पास जाएगी, ऑफिसर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। ओके, अब मान लीजिए उसको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, या ठीक है उसके अंदर आपको क्वेरी रेज करेगा, आपको रिप्लाई देना है, और ओके उसके बाद वो अप्रूव रिजेक्ट करेगा। और इसमें भी टाइम फ्रेम है, अगर वो कुछ भी नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आपकी अप्रूव हो जाएगी। जो नॉन कोर फील्ड एरिया है वो जैसे ही आप सबमिट करोगे ऑटोमेटिकली सिस्टम ही अप्रूव कर देगा, वो ऑफिसर के पास नहीं जाएगी। अब मान लीजिए पैन नंबर चेंज होता है, तो पैन नंबर तो बेस है आपका रजिस्ट्रेशन का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर।
अब सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा हाँ, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जैसे आपने एक बार अमेंडमेंट करवा दिया, उसके बाद भी कितनी बार भी करा सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 बेसिकली प्रोवाइड फॉर गुड रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी यहां ऑफिसर या रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है। जैसे बिजनेस बंद हो गया बेचारे का, या थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो गया, तो वो बोलता है भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन की अब जरूरत नहीं, आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सो प्रोफेसर में इधर ऑन इज ऑन मोशन और एन एप्लीकेंट फाइल बाय द रजिस्टर पर्सन। प्रोफेसर में ऑन इज मोशन, बंदा मर गया, अब उसको मालूम चल गया मर गया भैया, कोई है नहीं आगे वागे वाला, तो वो खुद ही बोलेगा कि भाई ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, ठीक है। लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ सच पर्सन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन द बिजनेस हैड बीन डिसकंटिन्यूड ट्रांसफर फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटरशिप proprietor amalgamated with other entity, demerge or other dispose of, या change in the constitution of business, या taxable person no longer liable to be registered under section 22 और 24, और opt out voluntary registration लिया था, बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को देश में कंट्रीब्यूट नहीं करना कंट्री के अंदर विकास के लिए, मेरे लफड़े हो गए, ऑफिसर पीछे पड़े हुए हैं, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। उसकी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से एनालाइज करेगा ऑफिसर और कैंसिल कर देगा। लेकिन ऑफिसर को एक पावर दिया गया है कि भाई जब वो कैंसिलेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आएगा तो वो सस्पेंड भी कर सकता है। अब सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मूवी ये सब के अंदर देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट ड्यूटी के अंदर है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड के अंदर वो नौकरी से उसको हटाया नहीं गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी होगी, उस समय तक वो कुछ काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो यहां भी सस्पेंड करने का मतलब है कि भैया तू बिजनेस सप्लाई वप्लाई मत कर, टैक्सेबल सप्लाई मत कर, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारे को एक टाइम लगेगा, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कैंसल, इट इज सस्पेंडेड, ओके। फिर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2, इस मामले में ऑफिसर कार्रवाई करके कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करेगा। कब करेगा, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी हो सकता है। व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्रावेंट एक्ट और रूल्स, जो जीएसटी एक्ट है या रूल्स है उसका कॉन्ट्रावेंट करता है, या ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन रियल नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। तो कंपोजिशन स्कीम वाले को एक साल में एक बार रिटर्न फाइल करना है, लेकिन उसने जो ड्यू डेट है उसके 3 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूड टैक्स पीरियड एज में भी प्रेस्क्राइब, तो ये गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। बेसिकली ये इन्होंने अमेंड किया है, आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है। तो पहले टाइम पीरियड अलग हुआ करता था, अब एक जगह तो इन्होंने अपने अंदर पावर ले लिया और एक जगह थोड़ी गलती थी इनके, तो वो उन्होंने करेक्ट करके बोला कि भाई कंपोजिशन स्कीम के मामले में तो ये हो गया और यहाँ हम प्रेस्क्राइब करेंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है, इधर किया रूल 21 के अंदर किया, ठीक है। रूल 21 में बोला कि भाई अब रिटर्न फाइल करने वाले 2 तरीके के होते हैं, एक तो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और एक क्वार्टरली है। तो अगर जिनका मंथली रिटर्न का ऑब्लिगेशन उन्होंने 6 महीने तक लगातार रिटर्न फाइल नहीं किया वो, या जो क्वार्टरली करते हैं वो 2 टैक्स पीरियड, यानी ये भी 6 महीने हो गए, 2 क्वार्टर हो गया ना, ठीक है। 2 टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर, यानी दोनों के लिए 6 महीने हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आपके लिए नया इंसर्ट किया गया रूल 21 के अंदर। तो ऊपर उन्होंने बोला प्रेस्क्राइब करेंगे सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लोज बी और क्लोज सी के अंदर, और यहां इन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए पहले क्या होगा, सबसे पहले जब ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होता है तो वो नोटिस देता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली कैंसिल कर देता, वो सो को नोटिस इशू करता है, फिर बंदे को टाइम देता है कि भाई तू रिप्लाई दे, तो नेचुरल जस्टिस प्रिवेल, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो उसने टाइम उसने दिया कि भाई तूने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो बंदा क्या करता है, जवाब नहीं देता, वो रिटर्न फाइल कर देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू नोटिस, नॉर्मल नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, उसने जो उसके पेंडिंग रिटर्न थे वो फाइल कर दिए। अब इसमें याद रखना वैलिड रिटर्न है, मतलब इंटरेस्ट और लेट फी ये सब टैक्स है जो सब पे कर दिया, तो गवर्नमेंट को पैसा आ गया, गवर्नमेंट पूरी व्यापारी इस मामले में, तो गवर्नमेंट को पैसा आ गया, गवर्नमेंट को भी आगे लंबा नहीं खींचना, बोला ठीक है यार टैक्स वैक्स भर दिया, रजिस्टर रहेगा तो पैसा और पे करेगा, तो बोलेगा पैसा दे दिया, तो कार्रवाई अब जो उसने स्टार्ट की थी, इनिशिएट की थी, वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसका भी कैंसिल हो सकता है। या फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट
है, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते समय उसने जो डेटा वेटा है वो कुछ गलत दिया है, तो भी ऑफिसर गलत ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और जैसा ऊपर सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में प्रोविजन था सस्पेंशन का, यहाँ भी सस्पेंशन का प्रोविजन है। ये बेसिकली ऑफिसर को एम्पावर किया गया है कि वो सस्पेंड कर सकता है। अब ये तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के हिसाब से कुछ मतलब बेसिकली उसको कुछ रीजन दिए गए हैं कैंसिलेशन के। रूल 21 भी देता है कि भाई जो डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस दिया है वहां से कुछ बिजनेस ही नहीं करता जो उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया था, या इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई ये सब इश्यू करता है, एक्चुअल में कुछ सप्लाई नहीं है, या एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन का वायलेशन करता है, या जो बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी थी वो वायलेट कर दी, वो नहीं दी, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है सेक्शन 16 वो एलिजिबल नहीं रहता फिर भी वो अवेल करता है, या फिर जो वो डिटेल फर्निश करता है आउटवर्ड सप्लाई की अंडर सेक्शन 37 या जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिटेल फर्निश करता है एक पीरियड के लिए या एक से ज्यादा टैक्स पीरियड के लिए, वो डिटेल ज्यादा फर्निश करता है। इधर बोलता है मेरी आउटवर्ड सप्लाई 1 करोड़ है, लेकिन जब वो जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है तो उसमें डिक्लेयर करता है मान लो आउटवर्ड सप्लाई 90 लेगी, तो मिसमैच है ना। आइडियली इट शुड बी मैचिंग। ओके, जीएसटीआर 1 में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दी है वही जीएसटीआर 3 भी में आने चाहिए, लेकिन मिसमैच है, ठीक है, एक से ज्यादा टैक्स पीरियड के लिए, एक या एक से ज्यादा के लिए, तो इस मामले में भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वो करेगा, मान लो खुद ने किया या रजिस्टर पर्सन ने अप्लाई किया, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी क्या? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से लायबिलिटी खत्म नहीं होती, जो टैक्स लायबिलिटी है, जो बाकी लायबिलिटी है वो तो रहेगी। और सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 वो डिमिंग प्रोविजन है कि भाई एचजीएसटी यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो यहां भी माना जाएगा। सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 देखा था ना, वैसे ही है कि भाई मैंने क्या बताया, नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कराओगे, स्टॉक ये सब बच गया, स्टॉक बच गया, कैपिटल गुड्स बच गया, तो अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप जो भी सप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करोगे नहीं, तो आपने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट बोलती भैया पे बैक कर दे। और याद कर लो मैंने सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के साथ में बोला था कि जब कैपिटल गुड्स के मामले में सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 या सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 का मामला है तो मंथली। ओके, फिर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के मामले में वो क्या कार्रवाई करेगा, ये रूल 21A बोलता है कि भैया जब भी वो मान लीजिए बंदे ने खुद ने अप्लाई किया है, उसमें डेट लिखता है कि भाई इस डेट से मैं कैंसिलेशन चाहता हूं, तो उस डेट से या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट विच इज लेटर, तो वो बंदा क्या, ये ऑफिसर क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड के अंदर वो पूरी कार्रवाई ये सब करेगा, इसलिए वो सस्पेंशन का प्रोविजन रखा गया है। अब इस सस्पेंशन के अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है और प्रोविजन इंसर्ट किया है, जो बेसिकली ऑटोमेटिक रिवोकेशन है। ये किस मामले में है, जैसे हमने अभी क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 देखा था ना कि कंपोजिशन स्कीम वाला रिटर्न फाइल नहीं करता, ठीक है, बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, या फिर जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया जो 6 मंथ हमने देखा, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए SCN इश्यू हुआ, सो कॉज नोटिस इश्यू हुआ। तो बंदे ने क्या किया, तो सो कॉज नोटिस इश्यू हुआ और इन्होंने सस्पेंड कर दिया ऑफिसर ने। लेकिन मान लीजिए जैसे उसको जैसे सो कॉज नोटिस मिला, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन मोड में है, ठीक है, ऑफिसर ने सस्पेंड कर दिया और इसको सो कॉज नोटिस मिला और बंदे ने रिटर्न ये सब फाइल कर दिया। तो हमने क्या किया कि भाई जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई स्टार्ट हुई थी वो विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां भी ये बोला कि सस्पेंशन, अगर ये रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, ओके, और इसने सारे रिटर्न सब फाइल कर दिए नोटिस मिलने के बाद, तो वो रिवोक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन है। ओके, अब इसमें एक रीजन ये भी लिखा जब है ना ये सस्पेंशन होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज और एनोमली है, तो फिर क्या होता है कि ये रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है और फिर कैंसिलेशन के लिए जाया जाता है। तो बाद में सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू करके बोला कि भाई सिग्निफिकेंट एनोमलीज का मतलब क्या होता है, जैसे जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर की वो जीएसटीआर 1 से मैच नहीं होती, या फिर जो जीएसटीआर 1 सप्लायर डिक्लेयर करता है और जीएसटीआर 3B के अंदर जो रेसिपिएंट इनवर्ड सप्लाई करता है वो मिसमैच हो रही है। तो इस मामले में क्या होगा, डायरेक्टली नहीं कार्रवाई की जाएगी, तो सस्पेंशन विल बी फॉर 30 डेज, क्योंकि
सिग्निफिकेंट एनोमली जाए और टैक्स पेयर रिप्लाई सबमिट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई वजह है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मान लीजिए इसके अंदर ये GSTR 1 के अंदर डिक्लेयर करता है कि भाई इसकी ये सप्लाई मैंने इस बंदे को की, लेकिन उस बंदे को मटेरियल मिला नहीं, इसलिए उसने GSTR 3B में ये डिक्लेयर नहीं किया, वो अगले महीने करेगा, तो इसलिए एनोमली जो गई, तो वो अपना जस्टिफिकेशन दे सकता है, तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 30 है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर ऑफिसर ने कैंसिल कर दी है, ठीक है, ऑफिसर ने कैंसिल, यहां जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन उसने अप्लाई नहीं किया था, ऑफिसर ने कैंसिल कर दी, तो रिवोकेशन का प्रोविजन है कि रिवोकेशन 30 डेज में अप्लाई किया जा सकता है। 30 डेज को अब एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को फर्दर एम्पावर किया गया है कि भाई वो 30 डेज फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकता है और कमिश्नर इसको फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन ये रिवोकेशन के लिए अगर मान लीजिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इसलिए हुआ है कि रिटर्न ऐसा फर्निश नहीं किया है, तो रिवोकेशन के एप्लीकेशन देने के पहले बंदे को जो रिटर्न बाकी थे वो सब फर्निश करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, फिर एक सर्कुलर नंबर 96/14/2019, बेसिकली जब सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, CBIC ने इसी सर्कुलर में क्लियर किया है। और फिर जब न्यू रजिस्ट्रेशन बंदा ले लेगा, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेगा जो नया जो भी ओनर है, ओके, उसके बाद जो और रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल हायर अप्लाई कर सकता है। ओके, इसमें फॉर्म दिया हुआ REG 16। Okay, so this complete revision of chapter 9. Thank you very much. Bye bye. All the best.